खुदा के लिए ऐसा मत करो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हारे घर की इज्जत हूँ। वो उसके कदमों में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। सुफियान ने एक हकारत भरी निगाह उसके वजूद पर डाली और उस पर थूकते हुए कहने लगा, तुम हमारे घर की इज्जत नहीं हो, बल्कि तुम तो हमारे लिए जिल्लत का बाइस हो। इसीलिए तुम्हारे वजूद को जितना जल्दी मिटा दिया जाए ना, उतना ही अच्छा है। मैं अपना मतलब पूरा करने के बाद तुम्हें एक ऐसी जगह पर फेंकूंगा जहाँ से तुम्हारी वापसी कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगी, और तुम उस वक्त को पछताओगी जब तुमने मुझे धोखा देने का फैसला किया था। ये कहकर उसने हया का बाजू पकड़कर उसे उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता था कि तुम सुफियान अफंदी के चुंगल से बचकर भाग जाओगी और मैं तुम्हें तलाश नहीं कर पाऊंगा? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी थी। मुझे तो उसी रात अंदाज़ा हो गया था जिस रात तुम दादी जान से बातें करके बाहर निकली थी। पता था मुझे कि तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में फिर कोई ना कोई बड़ा फितना चल रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट लगे और उस नौकरानी ने सब कुछ उगल दिया जिस पर तुम आंखें बंद करके एतमाद करती थी। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा। हया ने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया और गुस्से से बोली, वो नौकरानी भी तुम्हें इसी वजह से बताने को तैयार हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि तुम मुझसे निकाह कर लोगे। तुम आखिर इस कदर घटिया इंसान कैसे हो सकते हो? अगर तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं थी, अगर तुम्हें उसकी ज़ात से दिलचस्पी नहीं थी, तो तुमने उसका इस्तेमाल क्यों किया? ये कहकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। एक का दुख नहीं होता कि दूसरा दुख याद आ जाता था। सुफियान ने अपने अंदर उबलते लावे पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया और गुर्राते हुए बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर कहर बनकर ना टूटूं तो अपनी गंदी जुबान इसी वक्त बंद कर दो। तुम जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानती उस बारे में तबसा करने का भी कोई हक नहीं है तुम्हें। तुम ना तो जवेरिया की ज़िंदगी से वाकिफ़ हो और ना ही तुम्हें पता है कि हम दोनों के दरमियान क्या हो चुका है। तुम्हें इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़िक्र होनी चाहिए। ज़रा एक नज़र अपने इर्द गिर्द तो डालो और देखो कि तुम कहाँ पर मौजूद हो। उसका पूरा वजूद खौफ से कांपने लगा। वो रोते हुए बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी कि तुम इस कदर घटिया हरकतें करोगे। सुफियान उस पर झुका और अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अफसोस हो रहा है। तुम जिस इंसान को सबसे घटिया समझती हो उसके बारे में घटिया सोच नहीं सकती। आखिर ये किस तरह की साइंस हुई भला? तुम्हें तो मुझसे हर तरह की उम्मीद रख लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुताबिक मैं एक बेज़मीर बंदा हूँ जिसके दिल में ना तो खुदा का खौफ है और ना ही वो किसी और चीज़ से डरता है। वो ज़ोरों शोर से नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। इसके बाद वो दोबारा उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होकर रोते हुए बोली, सिर्फ सिर्फ एक बार मुझे बख्श दो, एक बार मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता देती हूँ। नहीं ख़याब बेगम, नहीं, अब कोई मोहब्बत नहीं रही मेरे दिल में। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए नफ़रत भरी हुई है। एक वक्त था जब मैंने तुमसे बेतहाशा प्यार किया था। इतना प्यार किया था कि मुझे लगता था कि अगर तुम मुझे ना मिली या फिर हम दोनों में दूरी पैदा हो गई तो शायद तकलीफ़ की वजह से मैं मर ही जाऊँ। मगर कब वो प्यार नफ़रत में तब्दील हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब जब तक मैं तुम्हारी जान ही नहीं ले लेता ना, तब तक तो मैं मरने के बारे में सोच भी नहीं सकता। चलो अब जल्दी से वो काम करो जिसके लिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर लाया हूँ। नहीं, खुदा के लिए तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे डरा रहे हो ना। मुझे पता है तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे खौफज़दा करना है। इसके अलावा कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई या फिर पागल होने का ड्रामा कर रही हो? क्या तुम्हें अभी भी यही लग रहा है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, जबकि मेरे पास एक अच्छा मौका भी है। सब हवेली वालों को यही पता है कि तुम हवेली से भाग चुके हो। तुम्हारे साथ तो कुछ भी हो सकता है और करने वाला कोई भी हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना वो सब कुछ मैं इल्ज़ाम किसी और पर डाल दूं। कौन सा किसी का शक मुझ पर जाएगा? तुम इस बारे में क्या कहती हो? उसके लबों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैली थी। उसका चेहरा शैतानियत से भरा हुआ था। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, सुफियान ने उसके होंठों पर उंगली रखी और कहकर खामोश होने का इशारा करते बोला, इस तरह की बातें तुम्हें इस हालत में ज़ेब नहीं देती, जबकि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम मेरे रहम करम पर हो। तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। एक ज़रा सी गलती तुम्हारे अंजाम को मज़ीद भयानक कर सकती है। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मुझे खुश करना है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँ
तो वो सब कुछ करती जाओ जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा। मैं मर जाऊँगी लेकिन तुम्हारी कोई भी घटिया बात नहीं मानूंगी। ये कहकर वो तेज़ी से पीछे की तरफ हटी। सुफियान ने उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। वो ज़ोर से उसके सीने के साथ जा लगी और फूट फूट कर रोते हुए बोली, तुम इस कदर जालिम कैसे हो सकते हो? तुम मेरे साथ इतना बुरा सलूक कैसे कर सकते हो? तुम्हें याद है ना, तुम मुझे जाहिल और अनपढ़ कहती थी। तुम्हें मुझसे इसी तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी ना। जाहिल इंसान तो कुछ भी कर सकता है ना, है ना? अब मैं तुम्हारी तरह 16 जमातें पास तो नहीं हूँ और ना ही मैंने तुम्हारी तरह कोई डिग्रियाँ हासिल की हैं जो मुझ में तमीज़ नाम की कोई बला ठहरेगी। तमीज़ की तो कमी होगी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं नहीं, देखो तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ ना। अब मैं तुमसे शादी के लिए भी तैयार हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अभी तो इसी वक्त तुमसे निकाह कर लेती हूँ। प्लीज़ मेरे साथ इतना बुरा सलूक ना करो। मैं जीते जी मर जाऊँगी। मैं किसी को भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। अरे मेरी प्यारी शहज़ादी, मैं भी तो ऐसा ही चाहता हूँ कि अब तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहो, क्योंकि तुमने मुझे भी तो इस काबिल नहीं छोड़ा ना। मैं वहाँ पर बारात लेकर तुम्हारी हवेली पहुँच गया था। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं किस कदर पुरजोश था। जिस औरत से मैंने शिद्दत से मोहब्बत की, जिस औरत के बारे में मैं अपनी ज़िंदगी के 28 साल तक सोचता रहा, उस औरत ने एक लम्हा भी मेरी इज्जत की फ़िक्र नहीं की और मुझे पूरे गांव के सामने रुसवा करके घर से भाग गई। और तुमने जो वजह सामने रखी थी ना, वो ये थी कि मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ और तुम्हें एक शहरी बाबू चाहिए। आखिर तुम ऐसा कर कैसे सकती थी? क्या तुम्हें एक लम्हे के लिए भी मेरा या मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया? क्या तुम्हें एक लम्हे के लिए भी शर्म नहीं आई? उसका गुस्से के मारे बुरा हाल था। उसे वो एक लम्हा भी नहीं भूल रहा था। वो बारात लेकर बाहर बैठा था, दुल्हन के निकलने का इंतज़ार कर रहा था। उसका दिल खुशी से भरा था। वो अपनी महबूबा को देखने के लिए बेचैन था, जिसने उससे बेपनाह मोहब्बत की थी और जिसका हर वक्त ही ख्वाब देखा था। जब उसे उसकी बहन ने आकर बताया कि दुल्हन घर पर नहीं है, भाग गई है वो, तब उसे लगा कि सातों आसमान उसके सर पर आन गिरे हो। वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे कानों में सरगोशियाँ करने लगे। कुछ लोग उसका मजाक बना रहे थे तो कुछ लोग लड़की को बुरा भला कह रहे थे। उसने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया था कि यहाँ जितने भी लोग हया का मजाक बना रहे हैं ना, उनकी वो हालत करो कि दोबारा बोलने के काबिल ना रहे। बेशक उसकी महबूबा ने उसे धोखा दिया था, उसे छोड़कर निकल गई थी, लेकिन बाकी किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता था कि वो उसकी ज़ात के बारे में गलत बातें करे। हया से उसने जो इंतकाम लेना था वो खुद ही ले लेना था। उस वक्त वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे, उसने सबके चेहरों को देख लिया। थोड़ा फासला किया था कि बाद में आकर उनसे अपने अंदर के इंतकाम लेगा। फिलहाल उसे उस नादान लड़की को तलाश करना था जो न जाने कहाँ चली गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसको कहीं से अपने सामने हासिल कर दे। बेशक वो आला तालीम हासिल कर चुकी थी, लेकिन वो हद से ज़्यादा नादान और बेवकूफ़ लड़की थी। दूसरों की बातों में आ जाती थी फ़ौरन। उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ उसकी अपनी माँ का था, जो एक बार पहले भी किसी और ख़ानदान से तलाक ले चुकी थी और फिर बाद में जाकर उन्होंने दिलावर आफंदी से निकाह किया था। हया की जो सगी माँ थी, उनका बहुत पहले इंतकाल हो चुका था। उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी जब उसकी वालदा का इंतकाल हुआ। वो हर वक्त हद से ज़्यादा डरी और सहमी रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी और ना ही किसी के पास जाकर बैठती थी। अपने पापा के अलावा वो किसी के साथ बाहर तक नहीं निकलती थी, हर वक्त रोती रहती। उसकी ये हालत देखकर आफंदी साहब ने ये सोचा कि क्यों ना उसकी देखभाल के लिए किसी औरत से निकाह ही कर लिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सौतेली माँ आमना बेगम भी अपने आप में मगन रहने वाली औरत थी। यूँ तो उन्हें उस लड़की का ख्याल रखने के लिए इस घर में लाया गया था, मगर वो हया का ख्याल रखने के अलावा हर दूसरा काम करती। उन्हें बाहर की सरगर्मियों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। कभी एनजीओ के साथ मीटिंग होती तो कभी दूसरी एनजीओ के साथ। बच्चों में तो उन्हें कोई ख़ास दिलचस्पी थी ही नहीं और न उन्होंने कभी लेने की ज़रूरत महसूस की। उनकी देखभाल के लिए वो मुलाजमा रख चुकी थी। यूँ हया की तरबियत एक बहुत ही अजीबोगरीब माहौल में हुई थी। ना तो उसे ये सिखाया गया कि हालात का सामना कैसे करते हैं और ना ही उसे किसी और चीज़ की तमीज़ सिखाई गई। अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी उसने तन्हाई में ही गुजारी। यूनिवर्सिटी में उसने दाखिला लिया, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपना वक्त गुजारी करने के लिए। पढ़ाई से उसे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, मगर जब वहाँ पर 3 सेमेस्टर गुजरे और उसकी मुलाकात
सिकंदर खान से हुई तो यकदम ही उसे अपनी ज़िंदगी में एक साफ तब्दीली महसूस हुई। अब यूनिवर्सिटी जाने के पीछे दो वजूहात शामिल थी। वो अपना वक्त गुजारना चाहती थी और दूसरे वो सिकंदर खान का दीदार करना चाहती थी, जो उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था जिसने हया जैसी लड़की के दिल पर दस्तक दे डाली थी। अक्सर तो ऐसा होता कि वो लाइब्रेरी के बाहर ही खड़ी हो जाती, क्योंकि वहाँ से सिकंदर काफ़ी बार गुजरता। दिन में 3-4 बार दोनों का आमना सामना ज़रूर होता था। वो नज़रें उठाकर उसके चेहरे की तरफ नहीं देखती थी, लेकिन जब वो उसके सामने से हट जाता तो काफ़ी देर तक उसकी पुष्ट को खड़ी घूरती रहती, मुस्कुराती रहती। एक दिन सिकंदर ने यकदम पलट कर देखा तो उसकी नज़रें उस मासूम लड़की से जा मिली। वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा गई और अपनी नज़रें फिरते मुड़ गए। इससे पहले कि वो वहाँ से जाती, अपने नाम की पुकार सुनकर चौंकी और फिर हैरत से पलट कर देखा। वो शख्स उसके नाम से भी वाकिफ था और ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात थी। उसे यूं मुंह खोलकर सिकंदर को देखने पर ना चाहते हुए भी उसके मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई। वो हर किसी से बात करने का कायल नहीं था और ना ही हर किसी से मुतासिर हो जाता था, मगर उस छोटी सी लड़की में तो कोई ऐसी खास बात थी जो ना चाहते हुए भी बार बार उसकी तरफ मुतवज्जो हो रहा था। वो इस बात से भी वाकिफ था कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ उसका एक दीदार करने के लिए घंटों इस जगह पर खड़ी रहती है। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास आया और ऐन उसके सामने खड़ा होकर पूछने लगा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? उसके सवाल पर वो गड़बड़ा कर उसके चेहरे को देखने लगी। वो खुद भी अपने सवाल पर मुस्कुरा दिया और बालों में हाथ फेरते बोला, दरअसल मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि मुझे घूरे चले जा रही होती हैं आप। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। उसका चेहरा यकदम लाल हुआ। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या सफाई में बात करे। अपनी सामने खड़ा शख्स जो कुछ भी कह रहा था वो बिल्कुल सच था। आपको घबराने या फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप पर केस नहीं करने वाला और ना ही मैं आपको बातें सुनाने के लिए यहाँ पर आया, बल्कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझसे दोस्ती करना पसंद करेंगी? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? उसने हैरत से उंगली अपने सीने पर रखते कहा तो वो मुस्कुराते हुए जोरों शोर से हाँ में सर हिला गया। जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मगर मैंने आज से पहले कभी किसी से दोस्ती नहीं की। मुझे इस रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। मैं नहीं जानती कि मैं अच्छी दोस्त साबित हो भी पाऊंगी या नहीं। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, सिकंदर ने उसकी बात काटी और बोली, फ़िलहाल तो आप मुझे ये तसल्ली दें कि आप मेरी दोस्त बनेंगी। उसके बाद मैं आपको सिखा दूंगा कि दोस्ती जैसा रिश्ता कैसे निभाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये रिश्ता किस कदर पाकीज़ा होता है। जी ठीक है, मैं आपसे दोस्ती करने को तैयार हूँ। उसने खुद को 1000 बार समझाया कि अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो वो उस इंसान की तरफ नज़र उठाकर देखना भी पसंद नहीं करेगी। लेकिन आज वो अपने तमाम वादों से मुकर गई। आज वो अपने दिल पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने उस इंसान का हाथ थाम लिया जो उसके लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी था और जिसके नाम के अलावा वो कुछ नहीं जानती थी। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी दाखिल हुई तो पहले गेट से थोड़े फासले पर वो खड़ा उसे देख मुस्कुरा रहा था। तेज़ी से चलता उसके हम कदम हुआ। उसने मुस्कुराते हुए उसका हाल पूछा। ये सब देख उसे अनजानी खुशी महसूस हुई। आज से पहले किसी ने भी यूं खड़े होकर उसका इंतज़ार नहीं किया था और ना ही कभी खुद से उसका हाल चाल पूछा था। वो खुद को खुशकिस्मत तरीन तसव्वुर करने लगी। पूरा दिन उसने सिकंदर के साथ गुजारा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते रहे और उस दिन हया को खुद ये पता चला कि वो किस कदर बातूनी है। उसके पास भी बहुत सारी बातें मौजूद होती थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसके सामने वो अपने दिल की बातों का इजहार कर सकती। अब सिकंदर के सामने ना सिर्फ वो खुलकर बोलती बल्कि उसके साथ वो उससे ज़िद भी करती। वो भी उसकी सारी ज़िदें पूरी करता, उसकी ख्वाहिशात को तकमील तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करता। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा था उनकी दोस्ती बहुत मजबूत होती चली जा रही थी। कब ये दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत में तब्दील हुआ उन दोनों को अंदाज़ा ही नहीं हो सका। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठी किताब पढ़ रही थी। कुछ दिनों में उनके फाइनल्स होने वाले थे। सिकंदर पिछले एक हफ्ते से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था। उसका ध्यान भटक भटक कर बार बार अपने दोस्त की तरफ जा रहा था। तंग आकर उसने किताब बंद कर दी। अचानक उसे अपने इंतहाई करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो करीब ही वो खड़ा था। गुस्से से उसने किताब सिकंदर के कंधे पर मारी और उसे डांटते हुए बोली, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि पिछले एक हफ्ते में मैं कितनी परेशान हुई हूँ तुम्हारे लिए? कितनी बार कहा है कि यूँ अचानक गायब मत हो जाया करो। अगर तुम्हें कहीं जाना होता है तो खुदा के लिए मुझे बता कर जाया करो, फिर मुझे तुम्हारी फिक्र होती रहती है। उसकी बात सुनकर सिकंदर ने अपने कान पकड़े और मासूमियत से बोला, माफ़ कर दीजिए मैडम साहिबा, गलती हो गई, आपको बताना था, लेकिन क्या करें, एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद फिर
अभी मुकम्मल ही उसने बात नहीं की थी कि वो परेशान होकर उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसके कंधे पर हाथ मारते बोली, तुम्हें मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं। अगर तुम्हें ज़रा भी फिक्र होती तो मुझे अपनी हालत के बारे में तो कम से कम बताते। तुमने मुझे सिर्फ टाइम पास के लिए रखा हुआ है। इतने अरसे से उसके जहन में हज़ारों तरह के ख्यालात घूम रहे थे, जिसकी वजह से उसका दिमाग हद से ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था कि जिससे वो अपने दिल के हालात शेयर करती। उसके जहन में जो कुछ आता गया वो बोलती गई और इसी को हकीकत मान लिया। दूसरी तरफ जब सिकंदर ने ये बात सुनी तो परेशानी से बोला, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ टाइम पास क्यों करूँगा? आखिर तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया भी कैसे? लाइब्रेरियन वहाँ चली आई और दोनों को डांटते हुए बोली, अपने ये ड्रामे बाहर जाकर लगाओ। बाकी बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं, उनके लिए डिस्टर्बेंस पैदा मत करो। सिकंदर ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और लेकर पिछले ग्राउंड की तरफ आ गया। ग्राउंड के बीच में जाकर उसने झटके से उसका बाजू छोड़ा और चीखते हुए बोला, तुम मुझे बताओ, आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास करूँगा? उसके बाद उसने अपने सीने में मौजूद दिल की तरफ इशारा करते कहा, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये तुम्हारी कितनी इज्जत करता है? तुम्हारे पीछे किस हद तक पागल है? आज से पहले कभी भी मैंने किसी भी लड़की के साथ में दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि मुझे कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आती थी। मुझे पता था वो सभी मेरे पीछे किसी ना किसी मकसद के तहत आती हैं। किसी को मेरी खूबसूरती से दिलचस्पी थी तो कोई मेरी दौलत के पीछे पागल था। ज़्यादातर लड़कियां तो वैसे ही थीं जिन्हें मेरी दौलत से मोहब्बत थी। सिर्फ तुम थी जिसे मेरी ज़ात से मोहब्बत हुई, और ये मेरे लिए बहुत एहसास की बात थी कि कोई लड़की मेरी दौलत में दिलचस्पी लिए बगैर मेरी ज़िंदगी में दाखिल होने जा रही है। उसी दिन मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत मज़ीद बढ़ गई और इज़्ज़त तो पहले से ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब मैं क्लास में तुम्हारा रवैया देखता तो न जाने क्यों मुझे खुशी महसूस होती। और एक और बात जो मैंने शिद्दत से नोट की थी, वो ये कि तुम मेरे अलावा किसी और की तरफ नज़र उठाकर देखना भी गवारा नहीं करती, और इस तरह के लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। इसी तरह के लोगों को संभाल कर रखना भी बहुत कमाल की बात है, लेकिन न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें संभाल नहीं पाया। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, हया ने उसके होंठों पर हाथ रखा और तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाते बोली, ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला मैं उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चली गई। मेरे पास तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है जिसके ज़रिए मैं तुमसे रब्ता कर पाती, और ना ही तुम्हारे किसी कज़न या दोस्त को मैं जानती हूँ। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे ही बारे में पता था। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए और अब कभी वापस नहीं आओगे। ये कहकर वो रोने लगी तो सिकंदर उसके आंसू साफ कर गया। उसे कंधों से पकड़कर तसल्ली देते कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तुम मुझे अपने करीब पाओगी। मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा और कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे ये वादा करो कि तुम भी मरते दम तक सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही बनकर रहोगी। हया ने ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिला दिया। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी ही बनकर रहूँगी और तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी देखना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि मोहब्बत में किबला एक ही होता है और किबला तब्दील करना शिर्क के मुतरादिफ है। शिर्क किसी सूरत माफ़ नहीं होता। ना तो मैं खुद ये काम करूँगी और ना मैं तुमसे ये उम्मीद रखूँगी कि तुम कभी मुझे धोखा दोगे, क्योंकि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं बुरी तरह टूट जाऊँगी। तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरा माजी बहुत दर्दनाक गुजरा। मेरी माँ मुझे बहुत पहले छोड़कर चली गई थी। बाप ने मेरी ज़ात में दिलचस्पी नहीं ली। सौतेली माँ लाकर मेरे सर पर बिठा दी, जिसे मेरे वजूद को देखकर ही घिन महसूस होती थी। वो हमेशा मुझे घर में अकेला छोड़कर जाती थी। ताई जान या चची जान के पास जाती तो वो लोग भी मुझे धुतकार देते। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, किसी को मेरा ख्याल नहीं था। सिर्फ दादी जान ही थी जो कभी कभार मुझे गोद में बिठाकर मुझसे प्यार करती, लेकिन वो भी अक्सर बीमार रहती। तुम्हें पता है ना, जब दादी बिस्तर पर होती तो मैं शिद्दत से दुआ करती, या अल्लाह मेरी दादी को सेहत दें ताकि वो मुझे गले लगाएं, मेरे माथे पर बोसा दें। और जब वो ऐसा करती तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। यूँ लगता था जैसे ज़माने भर की खुशियाँ मेरे पास आ गई हों। वो बोलती जा रही थी, आंसू उसकी आंखों से बहते चले जा रहे थे। सिकंदर ने एक लम्हे के लिए भी उसे नहीं रोका था। वो चाहता था कि उसके दिल में जो भी गम भरा है वो आंसुओं की सूरत निकल जाए। पहली बार वो उसके सामने अपना आप बयां कर रही थी। पहली बार उस शख्स को एहसास हो रहा था कि उसने कितनी तकलीफ से ज़िंदगी गुजारी है। उसने हया का हाथ मजबूती से पकड़ा और उससे वादा करते हुए कहा, बस तुम्हारी तकलीफ़ें आज से ख़त्म हुई। आज के बाद कभी भी तुम्हें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगा।
तुम कभी किसी के मोहब्बत को नहीं तरसोगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें इस कदर मोहब्बत दूंगा कि तुम्हें किसी और की मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दुनिया की बाकी सब मोहब्बतें भूल जाओगी। उस दिन उसने बाकायदा तौर पर उसे प्रपोज़ किया और उसे शादी की पेशकश की थी, जिसे वो खुशी खुशी कबूल भी कर चुकी थी। लेकिन जब वो घर में दाखिल हुई तो ताया जान पहले ही वहाँ मौजूद थे। उसे देखकर वो पुरजोश अंदाज में अपनी सीट से उठे थे और उसे अपने करीब बुलाया। अपने ताया जान की इस कदर मोहब्बत पर वो तो हैरान ही रह गए। छोटे छोटे कदम उठाती हुई जब वो उनके पास गई तो उन्होंने उसके माथे पर बोसा दिया और दिलावर साहब से मुखातिब होते बोले, कहने लगे कि आज के बाद ये लड़की मेरी हुई। मैं आपसे अपनी अमानत लेने के लिए आया हूँ। मैं इसे सुफियान की बीवी बनाना चाहता हूँ। उसे लगा कि सातों आसमान उसके सर पर आकर गिरे। वो जल्दी से पीछे हटी और तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। सब लोग उसकी हरकत देखकर हैरान रह गए। दिलावर साहब ने गुस्से में कहा कि ये क्या कह रही हो तुम, तुम्हें अंदाज़ा भी है? तो वो रोती हुई वहाँ से भाग गई। जवेरिया बेगम ने बात संभाल ली और कहने लगी, दरअसल ये डर गई है या फिर परेशान हो गई है अचानक बात सुनकर। ये आप इसकी टेंशन ना ले, मैं देखती हूँ उसे जाकर, समझाऊंगी तो समझ जाएगी। इकरार साहब ने एक गहरी सांस ली और अपने भाई से मुखातिब हुए। सुफियान ने उससे अपनी पसंदीदगी का इजहार किया और आपको तो पता है कि वो किस कदर ज़िद्दी इंसान है। जब तक अपनी ज़िद पूरी ना कर ले तब तक चैन से नहीं बैठता। दूसरी तरफ इसमें आप ही का फ़ायदा है। जब आपके घर का दामाद वो बन जाएगा तो जाहिर सी बात है सियासत में आपके लिए जगह मज़ीद बन जाएगी। वो तो कह रहा था कि अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ तय कर देते हैं तो इस बार इलेक्शंस में आपकी मदद भी करेगा। आपको उसके असर व रसूख के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। वो अपने ही भाई को सब्ज़ बाग दिखा रहे थे। दिलावर साहब बहुत गौर से उनकी बातें सुन रहे थे। कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और जहाँ तक शादी का सवाल है तो आप टेंशन मत लें। ये तो एक मासूम सी लड़की है। मुझे पता है कि मैंने इसे किस तरह मनाना है। ये जल्दी मेरी बातों में आ जाएगी। जी मुझे पता है भाईजान, वो आपकी बेटी है और आपके लिए उसे मनाना किस कदर आसान होगा मैं जानता हूँ। बस आप जल्द अज जल्द मंगनी की रस्म कर दें। 1 साल के बाद निकाह के बारे में सोच रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। ना ही बाकायदा अंदाज में रिश्ता मांगा गया और ना ही कोई रस्म की गई, बल्कि वहाँ तो सौदा किया गया। जिससे जब उसके बारे में बाद में हया को पता चला तो वो फूट फूट कर रो दी। हया को जब इस बारे में पता चला तो वो सुनकर फूट फूट कर रो दी। चिल्लाते हुए बोली, हमेशा आप लोगों की बात मानी है जिसकी वजह से मैं तकलीफ़ में मुब्तला रही हूँ, लेकिन इस बार मैं आप लोगों की कोई बात नहीं मानूंगी। मैं अपनी मनमानी करूँगी। मैंने इस सुफियान नामी जाहिल इंसान से शादी नहीं करनी जिसे सिर्फ़ और सिर्फ औरत का इस्तेमाल करना आता है। मजाल है जो कभी उसने किसी औरत को इज्जत की निगाह से देखा हो। मैं आखिर कैसे ऐसे मर्द की बीवी बन सकती हूँ जिसमें हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं। वो इसी पर सोच रही थी, रोए चले जा रही थी जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसने देखा तो सामने वो नौकरानी खड़ी थी जिसे सारे प्यार से नूर कहते थे। उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। हयात देख परेशान हुई और उससे पूछने लगी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो कमरे में दाखिल हुई और हाथ जोड़कर मुअद्दबाना अंदाज में बोली, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी बात पर यकीन करने से इनकार कर दें। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर हिम्मत जमा किया। अगर इसके बावजूद मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब ना हो पाई तो अपनी जान देने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो उस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही थी। हया को उसकी हालत खुद से भी बदतर महसूस हुई तो उसने कहा, तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है खुलकर कह सकती हो। मैं वादा करती हूँ कि ना तुम्हें जज करूँगी और ना ही तुम्हें डांटूंगी। नूर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि आप सुफियान साहब से निकाह ना कीजिएगा। उन्होंने मुझसे वादा कर रखा है कि वो मुझसे शादी करेंगे और उन्होंने तो मुझ पर अपना हक भी साबित कर दिया था। हया के वजूद को एक झटका लगा। बेचैनी से वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो इंसान जितना मर्जी जालिम और बेहया सही, लेकिन वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। मैंने तो सुना था कि उसकी बहुत सारी औरतों के साथ चक्कर चल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो उनके साथ ताल्लुकात भी बनाता रहता है। नूर उसके सामने कसम उठाते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने ऐसा ही किया। मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मज़ीद हया के लिए सुनना मुश्किल हो गया था।
اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مضبوط لہجے میں بولی، اب تم کچھ بھی نہ کہو، اب میں خود ہی دیکھتی ہوں اس انسان کو۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھی اور اپنا رخ تایا جان کی حویلی کی طرف کیا۔ اس نے آج چادر بھی نہیں اوڑھی تھی، ماتھے پر بل پڑے تھے، سانس بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ کسی سے بھی ملے بغیر وہ ڈائریکٹ سفیان کے کمرے میں پہنچی اور ایک زوردار آواز سے دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوئی، وہ جو اس وقت شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ جب اس دشمن جان کو وہاں پر پایا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ ارے ہماری ہونے والی زوجہ محترمہ اپنا حق سمجھ کر ہمارے کمرے میں داخل ہو گئے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، حیا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نفرت آمیز لہجے میں بولی، تم اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ جو تھوڑی دیر پہلے مسکرا رہا تھا اس کی مسکراہٹ یکدم ختم ہوئی۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ کس انداز میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ بھول گئی ہو کہ حویلی کے مردوں سے کس طرح پیش آتے ہیں؟ تم مجھے نہ ہی سکھاؤ تو بہتر ہوگا کہ مجھے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ تم جیسے انسان کے ساتھ تو اس سے بھی برا رویہ رکھنا چاہیے۔ اب کی بار وہ حلق کے بل چیخی۔ سفیان نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ اب کی بار اس نے ہاتھ اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بس بہت ہو گیا، کوئی تمہاری مزید فضول بات نہیں سنوں گا میں۔ تمہیں جس نے یہ سب کچھ بتایا ہے نا، اسی سے جا کر باقی کی بھی تفصیلیں سن لو، کیونکہ تمہارے انداز، تمہارا لہجہ دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تم یہاں پر میری بات سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی کہنے کے لیے آئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے دل کی بھڑاس نکال کر یہ سب کچھ کہہ کر مجھ سے پیچھا چھڑوا لو گی تو یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تمہاری ایک ایک حرکت کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آج کل تم کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہو۔ یہ سب کچھ میں صرف اور صرف اس وجہ سے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا۔ جیسے نکاح ہو جائے گا نا، پھر تمہارا ہر طرح کے انسان کے ساتھ تعلق بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس وقت میں تم پر اپنا حق جماؤں گا اور ثابت بھی کر دوں گا، پھر تم مجھے نہیں روک پاؤ گی۔ اگر ابھی میں نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں نا، تو میری آنکھیں بند ہی رہنے دو۔ تمہیں آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھ سے تم سے کچھ چھپانے کی ضرورت۔ میں خود ہی تمہیں بتا دیتی ہوں، میں اپنے کلاس فیلو سے محبت کرتی ہوں، بلکہ محبت نہیں، میں تو اسے عشق کرتی ہوں۔ وہی کلاس فیلو جو ایک ساتھ نہ جانے کتنی لڑکیاں ساتھ لیے گھومتا ہے، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو اپنے فلیٹ میں لے جا چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی تم یہی کہنا پسند کرو گی کہ تم اس سے محبت کرتی ہو۔ تم اس سے محبت نہیں کرتی، بلکہ اس نے تو تمہیں صرف اور صرف ایک دھوکے میں رکھا ہے۔ وہ تم سے تھوڑا سا پیار جتاتا ہے اور تمہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے علاوہ تمہارے ساتھ اس دنیا میں کوئی مخلص ہی نہیں۔ یہ سب کچھ بھی تمہارے اندر کے خالی پن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بچپن میں تمہیں کبھی کسی کی محبت نہیں ملی نا، کسی نے تمہاری خواہشات کو پورا نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی نے تمہیں پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ ابھی اس کا ذرا سا پیار بھی تمہیں اپنے لیے بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں، انسانی فطرت ہے یہ۔ میں اس بارے میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، لیکن تمہیں سمجھانا بھی میرا فرض ہے۔ بہتر ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس سے دور ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم اپنے لیے بہت مشکلات پیدا کھڑی کر لو گی۔ میں باقی لوگوں کی طرح تنگ ذہن نہیں ہوں اور نہ ہی میں اپنی عورتوں پر شک کرتا ہوں۔ مجھے تمہاری فطرت کے بارے میں اچھے سے پتہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں کرو گی، لیکن یہ سب کچھ جو تم کر رہی ہو نا، یہ تمہاری ذہنی حالت کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اور صرف اپنے آپ پر توجہ دو۔ تم یہ سوچو کہ تم خود اس مسئلے سے کیسے نکلو گے، کیونکہ وہ لڑکی اب تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور بولا، تم بہت ہی بیوقوف ہو، بلکہ ساری عورتیں بیوقوف ہوتی ہیں۔ تمہیں سمجھانا نا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے مترادف ہے۔ میں تم پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی ابھی میرے پاس ایسا کوئی حق ہے کہ میں جس حق سے تمہیں کچھ سمجھا سکوں۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور اب دوبارہ کبھی بھی اس طرح میرے کمرے میں داخل ہو کر مجھ پر چلانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ہر طرح کا لحاظ بھول جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ تائی جان کے سامنے سے وہ گزر رہی تھی اور وہ حیران رہ گئی۔ ارے بیٹا، تم کہاں جا رہی ہو؟ کب آئی تم؟ تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی۔ وہ تیزی سے ان کے پاس سے گزری اور ان کا ہاتھ پکڑتے بولی، مجھے اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ صرف آپ ہی ہیں جو اس معصوم لڑکی کی مدد کر سکتی ہیں۔ خدا کے لیے اس پر کسی بھی قسم کا ظلم ہونے سے روک دیں۔ وہ اپنی بھتیجی کی باتیں سن پریشان ہو گئیں اور اسے بولیں کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر ایسا کیا ہو گیا جو تم اتنا پینک ہو رہی ہو؟
उसने नूर और सुफियान के मुतालिक सारी बातें ताई जान को बताएं तो वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ गलत फहमी हुई है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं। और जहाँ तक उस लड़की का सवाल है तो मैंने खुद उसे अपने बेटे को बहकाते देखा। एक नंबर की खबीस औरत है वो, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती, तुम उसकी बातों में आ गई हो बेटा। ताई जान की बात सुन उसने नफरत से उनके चेहरे की तरफ देखा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपने बेटे के गुनाहों पर इस तरह पर्दा डालेंगी। घर जाने के बाद उसने अपने बाप को साफ अल्फाज में कह दिया था कि सुफियान जैसे अनपढ़ इंसान से शादी नहीं कर सकती। मैं ये डिग्री इस वजह से हासिल नहीं कर रही कि अपनी ज़िंदगी उस इंसान के साथ गुजार कर बर्बाद करूं जिसमें कोई तमीज़ तहजीब ही नहीं। मैं अपने जैसे किसी पढ़े लिखे इंसान से शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुन सब खानदान वाले खामोश हो गए। यूं लग रहा था जैसे किसी के मुंह में जुबान ही ना। दिलावर साहब ने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की बात को सुना और तेजी से नफ़ी में सर हिलाते बोले, ऐसा मुमकिन नहीं, मैं उन्हें ज़बान दे चुका हूँ और अब मैं अपनी ज़ुबान से मुकर नहीं सकता। या तो तुम्हें मरना होगा या फिर तुम्हें उसी घर में शादी करना होगी। तुम्हारे पास तीसरा कोई रास्ता नहीं। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वो वहाँ से जा चुके थे। दूसरी तरफ वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसके निकाह में अभी 1 साल बाकी था, यानी 1 साल के अंदर वो कुछ भी कर सकती थी। उसने सिकंदर से बात करने का फैसला किया। यूं उन दोनों ने डिसाइड किया कि डिग्री के फ़ौरन बाद ही वो निकाह कर लेंगे, लेकिन अब उसे लग रहा था कि पहले ही कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उस दिन जब वो यूनिवर्सिटी गई तब उसकी कोई क्लास नहीं थी, मगर उसने सिकंदर को यूनिवर्सिटी में खड़ा हुआ देखा। उसे हैरत हुई। जब भी वो दोनों यूनिवर्सिटी जाते तब एक दूसरे से मशवरा करके जाते, मगर आज सिकंदर उसे बताए बगैर यहाँ पर चला आया। ना चाहते हुए भी वो उसके बारे में सोचने लगी। न जाने उसके दिल में क्या आया। वो थोड़े फासले पर जाकर छुप गई और उस शख्स की हरकतों को देखने लगी जो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। अचानक ही एक लड़की वहां पर आई जिसने वेस्टर्न ड्रेसिंग की हुई थी। तेजी से चलती सिकंदर के पास आई और हाथ मिलाने लगी। वो दोनों ही एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे और पुरजोश अंदाज में बातें कर रहे थे। उसने उस वक्त सिकंदर को कॉल मिलाई। उससे पूछा कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो, तो वो परेशान लहजे में बोला कि मैं इस वक्त अपने दोस्त के साथ अस्पताल में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो अपनी आंखों से उसे झूठ बोलता देख रही थी। आंसू खामोशी से बह रहे थे। अचानक ही उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे आ खड़ा हुआ हो कोई। उसने पलट कर देखा तो वहाँ पर सुफियान अफंदी खड़ा था जो मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रहा था। कहने लगा कि देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये इस काबिल ही नहीं कि तुम इस पर एतबार करो, लेकिन तुम नादान थी। चूँकि ये तुम्हारी पहली गलती थी इस वजह से तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। मुझे यकीन है कि अब तुम संभल कर रहोगी। और वहाँ से जाने ही लगा था कि हया बोली, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद तुम मुझे खुद से शादी करने पर मजबूर कर दोगे तो ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुम जैसे जलील इंसान के साथ मैं कभी निकाह नहीं करूँगी। ये तो वक्त बताएगा कि तुम क्या करोगी और क्या नहीं करोगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके घर वालों को भी कह दिया कि शादी की तैयारियां शुरू करें। हया को सिकंदर से बेवफाई की उम्मीद नहीं थी। बाद में वो उससे लड़ भी चुकी थी। आखिर में सिकंदर ने जान छुड़वाने के लिए कह दिया कि तुमने जो कुछ भी देखा वो सच है। मैं वाकई उस लड़की में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे अब तुम्हारी साथ में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने इस सब का बदला सुफियान से लेने का फैसला किया। उसे उसकी मोहब्बत नहीं मिली थी। वो चाहती थी कि उस इंसान को भी उसकी मोहब्बत ना मिले। उसने सब घर वालों को यही कहा कि वो एक अनपढ़ से निकाह नहीं करेगी और उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और फिर शादी की रात वो खामोशी से घर से भाग गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि सुफियान उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाएगा। अभी वो गांव की हदूद से निकली ही नहीं थी कि वो उसे पकड़कर कोठे में लेकर चला गया। उसका मकसद उस लड़की को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि वो उसे सिर्फ और सिर्फ सबक सिखाना चाहता था। अभी इससे पहले कि वो उसके करीब जाता, वो उसके कदमों में बैठ फूट फूट कर रोते हुए बोली, बचपन से ही मैंने कभी मोहब्बत नहीं देखी। मेरी माँ ने कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की। बाप ने कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रखा। उसी मोहब्बत को तलाश करने मैं उस मर्द की तरफ मुतवज्जो हुई। मगर जब तुमने मुझे उसकी हकीकत के बारे में बताया तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तुम पर आया था। तुमने मेरे अरमानों का खून कर दिया। तुमने मुझे ये एहसास दिलाया कि किसी पर अंधा एतमाद करना इंसान को किस कदर तकलीफ़ पहुंचाता है। मैंने इसी वजह से ये सब कुछ किया। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो।
दो, मुझे एक ऐसी तकलीफ़ में मुब्तला ना करो जहाँ से निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो जाए। उसकी बातें सुनकर सुफियान के दिल को कुछ हुआ था। खैर, वो जो कुछ भी कह रही थी ठीक कह रही थी। ना चाहते हुए भी वो रुक गया। उसे उठने का इशारा किया। वो उठ बैठी और रोते हुए अपने आंसू साफ करने लगी। सुफियान ने उसे कहा कि मैं तुमसे अब भी निकाह करने को तैयार हूँ, तुम भी अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। मैं तुम्हें हवेली लेकर जाऊँगा, वहाँ हम दोनों का निकाह होगा। फिर मैं तुम्हें लेकर अपने फार्म हाउस की तरफ जाऊँगा। तुम वहाँ 6 महीने गुजारोगी। उसके बाद मैं फार्म हाउस की तरफ निकल जाऊँगा। तुम 6 महीने वहाँ गुजारोगी। इसके बाद तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। उसकी इस शर्त पर वो बहुत हैरान हुई, लेकिन ना चाहते हुए भी मान गई। वो शुक्र अदा कर रही थी कि कम से कम उसकी इज्जत महफूज रह गई। वो उसे लेकर फार्म हाउस गया। ये 6 महीने उसकी ज़िंदगी के बेहतरीन 6 महीनों में से थे। उस शख्स ने उसे एहसास दिलाया कि वो किस कदर कीमती लड़की है। वो उसका ख्याल रखता, उसकी ज़रूरियात पूरी करता, उससे नरम लहजे में बात करता, उसकी इज्जत करता, उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाता, उसे घुमाने के लिए ले जाता, जिस चीज़ का नाम वो लेती उसके सामने हाजिर कर देता। आज से पहले कभी किसी ने उसकी इस कदर खिदमत नहीं की थी और ना ही इस कदर मोहब्बत दी थी। वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर कर रही थी। अब उसे एहसास हो रहा था उस इंसान को झुठलाकर वो अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती करने वाली थी।